of Avicenna Medical College. जी जनाब, we have 66 participants at this time. My host just told me कि आप लोगों का आज टेस्ट था. I hope कि आप लोगों का टेस्ट अच्छा गया हो. आज के हमारे एजेंडास के अंदर we will finish the topic of metabolism of xenobiotics, इंशाल्लाह. 2 स्लाइड्स हैं, एक ये जो आपके सामने शेयर हो रही है ग्लूटाथायोन वाली, और इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ xenobiotic की है, एंड वी विल बी डन विद इट. उसके बाद हम कुछ टाइम निकालेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ xenobiotic के लिए क्वेश्चंस पर. ठीक है, क्वेश्चन जरूर पूछिएगा. वैसे तो आप लोग इस वक्त काफी सैचुरेट हुए होंगे, एग्जाम दे के आए हैं, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स एक हमारा एकेडमिक करिकुलम सिस्टम है, वो चलता है, उसी तरह चलेगा. कैमरास बंद करें सब. आप लोग खुद भी अपने कैमरास ऑफ करें प्लीज. थैंक यू. xenobiotics के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम होगा क्वेश्चनिंग का, उसके बाद इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे ऑन्कोजेनेसिस. ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द क्लास कि जरा ये वी हिट 100 मार्क. जैसे हम 100 का मार्क हिट करते हैं इंशाल्लाह 100 पार्टिसिपेंट्स पूरे हो जाते हैं, एक्सक्लूडिंग द 3, एक होस्ट और 2 मेरे जो लॉगिन्स हैं. 103 टोटल हो जाए. आई विल स्टार्ट द लेक्चर इंशाल्लाह. ठीक है, हैव अ ब्रीदर, थोड़ा सा सांस लें, पानी शानी पिए. वैसे तो इतना मुश्किल काम नहीं था, आप लोग अपने कमरों में बैठ के कर रहे होंगे. अल्लाह खैर रखे. आई बिलीव Moodle is a very good way of communication. Of course कोई भी चीज on its own इतनी अच्छी नहीं होती है. कन्वेंशनल क्लासरूम सेटिंग ये अच्छी चीज है, ऑफ कोर्स अच्छी चीज है, तो आज तक पूरी दुनिया में यूटिलाइज हो रहा है ये टूल. लेकिन ये जो हमारे ऑनलाइन टूल्स हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, जिस तरह आप स्पेसिफिकली एग्जाम्स दे के आए हैं. ठीक है, एमसीक्यू ट्रेनिंग बहुत अच्छी चीज है. अगर इस तरह के फोरम डेवलप होते हैं जिसके अंदर एमसीक्यूज और एससीक्यूज की प्रैक्टिस कंटिन्यूसली हो सके, तो मेरे ख्याल से बाय द एंड ऑफ योर एकेडमिक ईयर आपको बहुत फायदा होगा. आप एग्जाम्स देंगे. नहीं जी, enough blabbering from my side. We have hit 108, 9, बड़ी स्पीड से बढ़ रहे हैं माशाल्लाह marks. So I'm gonna start the topic. ठीक है, it's 10:05 already. We have waited 5 minutes. Alright जी, हम लोग पढ़ रहे थे metabolism of xenobiotics. ऐसे ही है ना, metabolism of xenobiotics. xenobiotics वो चीजें होती हैं जो हमारे पास स्ट्रेंजर्स होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, बॉडी में हमारे इनकी कोई जरूरत नहीं होती.
तो जैसे ये बॉडी में आते हैं, xenobiotics जैसी बॉडी में इंट्रोड्यूस होती हैं, वन वे और दी अदर, दे गो टू दी फेज 1 रिएक्शंस। ठीक है, फेज 1 रिएक्शंस में हम लोगों ने देखा था हाइड्रोक्सिलेशन था, रिडक्शन था, डीएमिनेशन था, डीहैलोजिनेशन था, डीसल्फ्यूरेशन था। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास होते हैं साइटोक्रोम P450 एंजाइम से। ठीक है, इसकी मैंने आप लोगों को नॉमेनक्लेचर बताया था थोड़ी थोड़ी, CYP साइटोक्रोम P450 को डिनोट करता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो दैट इज द फैमिली, अगर उसके बाद एक अल्फाबेट लिखते हैं दैट इज सब फैमिली, उसके बाद एक और डिजिट लिखते हैं तो दैट इज द मेंबर ऑफ द सब फैमिली। ये इसका नॉमेनक्लेचर। ठीक है जी। जिस तरह भी आपको बताया था मैं कि xenobiotics आती है तो हमारी बॉडी में ये फेज 1 रिएक्शंस में थे। फेज 1 रिएक्शन के एंड में या तो हमारे पास ये जो xenobiotics हैं ये एक्टिवेट होती, डीएक्टिवेट होती हैं, या फिर दे रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, उसके बाद xenobiotics फेज 1 रिएक्शन से जाती हैं फेज 2 रिएक्शन। ठीक है, फेज 2 रिएक्शन में फिर हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें हमारे पास आ गया था ग्लूक्रोनिडेशन, जिसमें ग्लूक्यूरोनिक एसिड ऐड होता है, सल्फेशन जिसमें सल्फर ऐड होता है, इसमें ग्लूकोनोजाइम ट्रांसफरेज एंजाइम था, सल्फेशन में सल्फर ट्रांसफरेज एंजाइम था। उसके बाद हमारे पास आ गई एसिटाइलेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास एसिटाइल, फिर उसके बाद मिथाइलेशन। ठीक है, जिसमें हमारे पास मिथाइल ट्रांसफरेज था। ठीक है, और लास्ट में कॉन्जुगेशन विद ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन वाला फिनोमेना हमने एक बहुत पहले नहीं होगा इंशाल्लाह। बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज बताता चलूं मैं कि जब भी ये जो हमारे पास हैं xenobiotics फेज 1 रिएक्शन में और उसके बाद फेज 2 रिएक्शन में आती है ना, तो इनकी जो बेसिक चाहिए वो आते हैं, ये होते हैं xenobiotics लाइपोफिलिक। तो जब चेंज होते हैं तो ये टू अ लेसर एक्सटेंट, टू ए लेसर एक्सटेंट हाइड्रोफिलिक फेज 1 इनको करता है। ठीक है, एंड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट हाइपोफिलिक करता है, हाइड्रोफिलिक करता है इनको फेज 2 रिएक्शंस। ठीक हो गया। ये जो चेंज इन सॉल्युबिलिटी है, ये जो चेंज इन सॉल्युबिलिटी है, ये हेल्प फिक्शन में। ठीक है, चीज वाटर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, वाटर लविंग नहीं है, ठीक है, इस कंडीशन में लाइपोफिलिक कंडीशन में वाटर सॉल्युबल नहीं है, वाटर लविंग नहीं है, तो वो आपकी बॉडी फ्लूइड्स में डिसॉल्व नहीं हो सकती। बॉडी फ्लूइड में डिसॉल्व नहीं हो सकती तो किडनी उसको एक्सक्रीट नहीं कर सकता, फिल्टर आउट नहीं कर सकता। ठीक है, वो फ्लूइड में जाएगी नहीं तो फिल्टर आउट कैसे हो। तो बॉडी क्या करती है, इनको हाइड्रोफिलिक बनाती है, वाटर लविंग बनाती है। जब बॉडी इनको वाटर लविंग बनाती है, हाइड्रोफिलिक बनाती है, तो वो आपके फ्लूइड्स के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जैसे बॉडी फ्लूइड में एब्जॉर्ब होते हैं तो वो किडनी तक पहुंचेंगे। किडनी को वो चाहिए होंगे तो किडनी रख लेगी, किडनी को नहीं चाहिए होंगे तो किडनी ने एक्सक्रीट आउट कर देगी। ठीक है, इट्स एज इजी एज दैट। अच्छा, कैमरा ऑफ करके आया करें, जो ना पहले ऑप्शन लेता है वो, या तो सेटिंग में जाके चेंज करें कि जॉइन मीटिंग विद कैमरा ऑफ। आप लोग बड़े अजीब अजीब तरीकों से बैठे होते हो और आप लोग ऑनलाइन हो जाते हो और एकदम एनीवेज। जी, ये जो थोड़ा सा होना था रिव्यू हो गया। लेट्स स्टार्ट विद कॉन्जुगेशन विद ग्लूटाथायोन। ये आप लोगों ने देखा था ग्लूटाथायोन वाला फिनोमेना जब हम एचएमपी पढ़ रहे थे, एक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है,
उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ये जो ग्लूटाथायोन होता है, ठीक है, ये NADPH के साथ मिलता है, ठीक है। NADPH अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स इस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन को देता है। खुद NADPH कन्वर्ट हो जाता है NADP में, इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, और ग्लूटाथायोन को कन्वर्ट कर देता है रिड्यूस्ड फॉर्म में, ठीक है। ये होता है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम की मदद से। ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। होता क्या है, जीनोबायोटिक्स आती हैं, रिगार्डलेस कि वो फेज 1 से होके आई हैं या वो डायरेक्ट आई हैं, वो ऐड होती हैं इस रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन के साथ, ठीक है ना। ये जो जीनोबायोटिक आती है दैट इज लाइपोफिलिक, और इसके एंड में हमारे पास जो ये रिड्यूस्ड फॉर्म थी ग्लूटाथायोन की, ये चली जाती है अपनी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। दिस इज एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, जरा होस्ट पे प्रॉब्लम आई है, मैं सॉल्व कर लूं, छोड़े। आज ऑप्शन भी आ रही है। ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं आ रही सर। 2 मिनट दे देना, मैं आईटी वाले अब जाओ, आईटी वाले को इतनी देर में कोशिश करता हूँ इसको। अच्छा, आप लोग मुझे सुन तो सकते ही हैं, जितनी देर मैं इसको जरा ट्रबल शूट कर लूँ, आईटी वाले आ जाएं। लेट्स कंटिन्यू। ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म है ग्लूटाथायोन की, ये चेंज होती है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चेंज हो जैसे ये होती है, ये जो हमारे पास जीनोबायोटिक एक लिपोफिलिक कंडीशन में था, ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोफिलिक कंडीशन में। और जैसे ये हाइड्रोफिलिक कंडीशन में कन्वर्ट होता है, तो जिस तरह मैंने अभी बताया आपको कि ये चला जाता है आपके फ्लूइड्स के अंदर। एक से होल्ड कीजिएगा, क्या एरर आता है जी। पोस्ट डिसेबल टेंडी स्क्रीन शेयरिंग, ये पहले भी हुआ था, इधर भी यही हुआ। हाँ जी, लास्ट टाइम इस तरह हुआ था, वहाँ टैब आ रही थी एक, ठीक है। अच्छा, तो दिखाऊंगा कैसे? I have to write on the screen along with the, एक सेकंड जरा म्यूट। जी, आई एम बैक विद साउंड। लेकिन अलास के हमारे पास स्क्रीन शेयर का मसला है। सर ईमेल एड्रेस को बोला लिख लें, जो उसमें से आपको सर कह रहे वो सर को दे दें ईमेल एड्रेस, वहाँ पे चल जाएगा आपका ईमेल एड्रेस।
वैसे हो यहाँ भी अक्षर आ जाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अगेन। Uh, we had the same issue we had a couple of days back कि स्क्रीन शेयरिंग का इशू हो रहा है। होस्ट मुझे अलाउ नहीं कर रहा था स्क्रीन शेयर करने को। नाउ आई हैव बीन मेड होस्ट, सो लेट्स कंटिन्यू। लेट्स कंटिन्यू जी। जीनोबायोटिक्स है, थोड़ा मुझे थोड़ा आपको बेयर करना पड़ेगा मुझे साथ, क्योंकि मैं ये एनोटेशंस के लिए ना, ये जो मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ एनोटेशंस के लिए ना, मुझे मोबाइल यूज करना पड़ता है, ये लैपटॉप पे होती नहीं। तो इन एनोटेशंस के लिए वो जो मोबाइल की ऐप है जूम की, वो यूज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से एक इशू होता है कि मैं कॉन्टिन्यूसली एडमिट नहीं कर सकता हूँ। आई विल कीप ऑन गोइंग बैक टू द पार्टिसिपेंट पेज टू ऐड एनी पार्टिसिपेंट हु आर वेटिंग इन द वेटिंग रूम, इंशाल्लाह। प्लीज बेयर विद मी। और जी, तो जो जीनोबायोटिक हमारे पास लाइपोफिलिक थे, ये कन्वर्ट होते हैं किसमें? इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में। इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में जो क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक होते हैं। बाय द हेल्प ऑफ ग्लूटाथायोन, बाय द हेल्प ऑफ ग्लूटाथायोन, ग्लूटाथायोन खुद रिड्यूस्ड फॉर्म से आपके पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक किस्म का रिडॉक्स रिएक्शन है।
ठीक है, क्वाइट सिंपल। रिडॉक्स रिएक्शन भी आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने ये भी देख लिया। सो दैट इज हाउ ग्लूटाथायोन acts in phase 2 in the metabolism of biotics। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास आया था कंपैरिजन ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस। ठीक है, सिंपल है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन फेज 1 एंड फेज 2। जो रिएक्शंस होते हैं फेज 1 में, हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होता है, डीएमिनेशन, अमीनो ग्रुप रिमूव होता है, डीहैलोजिनेशन, हैलोजन ग्रुप रिमूव होता है, रिडक्शन दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीसल्फ्यूरेशन, सल्फर रिमूव होता है, एपॉक्सीडेशन, एपॉक्सीडेशन आपको मैंने उस दिन भी बताई थी। एपॉक्सीडेशन होता है कार्बन के अगर साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है। ठीक है ना, ये हाईली रिएक्टिव होती है। ये हो गया फेज 1 की रिएक्शन। फेज 2 की रिएक्शन आ जाते हैं हमारे पास कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन के अंदर हमारे पास आ जाता है कॉन्जुगेशन विद ग्लूकुरोनिक एसिड, कॉन्जुगेशन विद हमारे पास आ जाता है सल्फर, कॉन्जुगेशन विद एसिटाइल कोई, कॉन्जुगेशन विद मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और साथ में आखिर में आता है कॉन्जुगेशन विद ग्लूटाथायोन। ठीक है, इनके अपने अपने एंजाइम्स हैं। ग्लूकुरोनिक एसिड तो ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, सल्फर हो तो सल्फर ट्रांसफरेज, एसिटाइलेशन हो तो एसिटाइल ट्रांसफरेज, मिथाइलेशन हो तो मिथाइल ट्रांसफरेज, और कॉन्जुगेशन ऑफ ग्लूटाथायोन तो भी हम लोगों ने देखी। ये जो फेज 1 रिएक्शन है ये होते हैं साइटोक्रोम P450 से। दूसरा इसका पॉइंट इंक्रीज इन हाइड्रोफिलिसिटी। फेज 1 रिएक्शन में टू अ लेसर एक्सटेंट होती है, फेज 2 रिएक्शन में टू अ ग्रेटर एक्सटेंट होती है जी। जनरल मैकेनिज्म, एक्सपोजर ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है फेज 1 में, और एडिशन ऑफ पोलर कंपाउंड्स होते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ इन फेज 2। मकसद इसका यही है, ठीक है, इसकी हाइड्रोफिलिसिटी को ऑल्टर करना, हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज करना। कॉन्सिक्वेंसेस हम देख लेते हैं। तो फेज 1 के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं दैट इज मेटाबॉलिक एक्टिवेशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ एक्सक्रीशन, और फेज 2 में तो सीधा सीधा एक्सक्रीशन ही हो रही होती है। जितने भी कॉन्जुगेशन रिएक्शंस हैं ये एक्सक्रीशन ही करवाते हैं अल्टीमेट। ठीक है, हाइड्रोफिलिसिटी को टू ग्रेटर एक्सटेंट इंक्रीज कर देते हैं, और बॉडी में से जो आपके हैं, बॉडी में से जो आपके हैं ज़िनोबायोटिक्स हैं उनको एक्सक्रीट करवाया जाता है। मैं जरा देख लूंगा कोई वेटिंग रूम में वेट ना कर रहा हो। मैं इस पे होस्ट हूँ, उस पे नहीं, मैंने इससे करना होता है। यस, जी। लास्ट स्लाइड ऑफ द ज़िनोबायोटिक्स। आप ना मेरे भाई पार्टिसिपेंट पे नजर रखना। ठीक है, अगर पार्टिसिपेंट कम होते हैं ना तो मुझे बता देना, वो लोग फिर रिज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट जी, लास्ट स्लाइड ऑफ द ज़िनोबायोटिक, इफेक्ट्स ऑफ ज़िनोबायोटिक्स। सारा जो हमने पीछे बैकग्राउंड नॉलेज लिया है उसको दिमाग में रखें, और ये देखें कि हमारे पास बॉडी में ज़िनोबायोटिक्स आई हैं। ठीक है, फेज 1 रिएक्शन ये जो हमारे सामने है साइटोक्रोम P450 वाला, ये फेज 1 रिएक्शन होता है। या तो मेटाबोलाइट्स फेज 1 रिएक्शन के रिस्पांस में एक्टिवेट होते हैं, या डीएक्टिवेट होते हैं, या अनचेंज रह जाते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि ये रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, जब ये मेटाबोलाइट्स एक्टिव हो जाते हैं तो इनकी आखिर दो ही ऑप्शन है बाद में, या तो ये फेज 2 रिएक्शंस में डीएक्टिवेट होंगे, नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होंगे, या ये फेज 2 रिएक्शन के रिजल्ट में, ये दोनों फेज 2 रिएक्शन है, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, ये फेज 1 रिएक्शन। फेज 2 रिएक्शन के एंड पे या तो ये
नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर ये दे विल बाइंड कोवलेंटली टू द मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ कोवलेंटली बाइंड करेंगे। जब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ कोवलेंटली बाइंड करेंगे तो फिर तीन एंड रिजल्ट्स, तीन इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, पहला है जी डायरेक्ट सेल इंजरी। ऑफ कोर्स अगर प्रोटीन्स के साथ ऐड होगा, कॉन्जुगेट कर जाता है, कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेता है, तो वो जो बॉडी प्रोटीन्स हैं वो आपके सेल्स को इंजर करेंगी। ठीक है, क्योंकि दीज आर नॉट नॉर्मल प्रोटीन्स। ऑलराइट, दूसरा हमारे पास आ जाता है हेप्टेन। हेप्टेन होती है कॉन्जुगेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनती है ना, वो होती है स्पेसिफिकली अगर प्रोटीन के साथ बन जाए तो हेप्टेन कहते हैं। यानी कि आपके पास xenobiotics प्लस अगर मिसाल के तौर पे प्रोटीन्स आ गई, एक एग्जांपल है प्रोटीन्स आ गई, तो दोस आर योर हेप्टेन्स। दे एक्ट एज एंटीजेंस, क्योंकि ये बॉडी में फॉरेन होते हैं। ठीक है ना, बॉडी में जैसे प्रोटीन होनी चाहिए, जब उसके साथ आके एक कॉन्जुगेट मिल जाता है, एक एडिशन हो जाती है xenobiotics, तो ये जो एक यूनिट बनता है पूरा xenobiotics प्लस प्रोटीन का, जिसमें हेप्टेन कहते हैं, इट एक्ट एज एन एंटीजन, क्योंकि बॉडी के लिए ये फॉरेन है, तो बॉडी इसके लिए एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होता है और अल्टीमेट इज सेल इंजरी। लास्ट हमारे पास आ जाती है म्यूटेशन। ठीक है, if mutation occurs, mutation of course genes की होती है, if mutation occurs it will result in cancer and nothing else। ठीक हो गया, how it results in cancer, ये हम अभी अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे ऑन्कोजेनेसिस, तो इंशाल्लाह उसमें हम इसको कवर अप कर देंगे। Alright, this is the end of our topic. If you have any questions, मेरे पास टाइम हो रहा है 10:27, 10:35 तक आप लोगों के पास टाइम है। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर दें। ठीक है, रिगार्डिंग दिस xenobiotic, अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। रिगार्डिंग योर टेस्ट, आई वुड लाइक टू हैव योर फीडबैक। Raise your hands if you like to start a chat, if you like to, I'm all ears। हर लिहाज से मुझे बताएं ताकि मैं आप लोगों की क्वेरीज क्लियर कर सकूं, आप लोगों के इश्यूज हल कर सकूं। जी, क्वेश्चंस प्लीज। क्वेश्चन नहीं है तो फीडबैक ही दे दो यार, अपने टेस्ट का फीडबैक दो मुझे, ताकि पता चले कि क्या बेहतर हो सकता था, क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। आप लोगों ने ये टेस्ट हल किया बायोकेमिस्ट्री का, किस तरह का लगा आप लोगों को, क्या चीजें बेहतर बनाई जा सकती हैं। Please go ahead, give me feedback, give me your questions, whatever it is. I would like to answer some questions. अच्छा, मैं क्वेश्चन के लिए ना आप लोगों को इतना फोर्स वैसे करता हूँ कि क्वेश्चंस में ना सिर्फ आप लोगों की लर्निंग नहीं होती है, क्वेश्चन में मेरी भी लर्निंग होती है। आई गेट टू अप्लाई माई नॉलेज। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ नो इट ऑल। अगर कोई चीज मुझे नहीं आंसर कर पाऊंगा तो आई विल गो सर्च इट आउट। इफ आई नो समथिंग, आई हैव सम नॉलेज, अब से हर बंदा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। आई वुड गेट टू अप्लाई माई नॉलेज एंड try to make you understand the topic even greater। वैसे तो इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, क्वाइट इजी टॉपिक है। अच्छा, फीडबैक तो दे सकते हो ना, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। कम ऑन, हिम्मत करो, क्वेश्चन पूछना इतना मुश्किल काम नहीं होता है। ऑलराइट, आई हैव समथिंग, आई थिंक so one पे लिखो।
हाफिज जमाल साहिब. All right, मैं स्क्रीन शेयर की है अपनी. यस जी, कंपैरिजन बताते हैं फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन का. जी, ठीक हो गया. कंपैरिजन बताते हैं अभी आपको फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन का, बिल्कुल बताएंगे. फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन में ये get a screenshot of this screen. That would be quite easy for you. हाइड्रोक्सिलेशन फेज 1 का रिएक्शन है. डीएमिनेशन फेज 1 का रिएक्शन है. डीहैलोजिनेशन, रिडक्शन, डीसल्फ्यूरेशन, एपॉक्सीडेशन, ऑल ऑफ दीज आर कैरिड आउट बाय साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेज एंजाइम सिस्टम. ठीक है. फेज 2 के अंदर कॉन्जुगेशन आ जाती है. कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेशन विद ग्लूक्रोनिक एसिड, कॉन्जुगेशन विद सल्फर सल्फेशन. ठीक है. conjugation with acetyl CoA, acetylation and methylation next. और lastly हमारे पास आ जाता है ग्लूटाथायोन. ग्लूकोनेडेशन होती है ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज से, होती है सल्फर ट्रांसफरेज से. एसिटाइलेशन होती है एसिटाइल ट्रांसफरेज से. मिथाइलेशन होती है मिथाइल ट्रांसफरेज से. और ग्लूटाथायोन हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म में एक्ट करता है एंटीबायोटिक्स के साथ, जो हमारे पास लाइपोफिलिक होती है, और ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में. तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, और जो हमारे पास मेटाबोलाइट्स बनाता है, वो जो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं वो होते हैं हाइड्रोफिलिक फॉर्म. ठीक हो गया. हाइड्रोफिलिसिटी को देखें तो फेज 1 रिएक्शन के एंड पे हाइड्रोफिलिसिटी टू अ लेसर एक्सटेंट होती है, लेकिन होती जरूर है. जो लाइपोफिलिक है वो हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, बट इट इज up to very great extent in the phase 2 reactions. जनरल मैकेनिज्म हमारे पास एक्सपोजर ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है फेज 1 में, और फेज 2 के रिएक्शन में होता है एडिशन ऑफ पोलर कंपाउंड्स टू द फंक्शनल ग्रुप. Consequences of the phase 1 reactions are metabolic activation of the xenobiotics and then facilitation of the excretion of those metabolites. और फेज 2 रिएक्शन का जो कॉन्सिक्वेंस हमारे पास, दैट इज फैसिलिटेशन ऑफ excretion one way or the other. ठीक हो गया जी. xenobiotic and drug interaction एक्सप्लेन कर दें. xenobiotics and drug interaction. आशना गौहर बेटा, ये जरा क्वेश्चन को अपना थोड़ा सा मुझे elaborate कर दो. Let me open up your mic so that I may understand the question. जी आशना, I'm gonna unmute you. जी आशना फरमाइएगा, ये आप क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं कि xenobiotic और ड्रग इंटरेक्शन एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा एलैबोरेट करें इसे प्लीज. हेलो हेलो हेलो. अच्छा, इंडक्शन ऑफ साइटोक्रोम P450.
इंडक्शन ऑफ साइटोक्रोम P450 सिस्टम जो है वो क्वाइट सिंपल है, उसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। जैसे ही बॉडी में कोई भी जीनोबायोटिक आती है या कोई भी साइटोक्रोम P450 सिस्टम में सिर्फ जीनोबायोटिक्स पे एक्ट नहीं करता, साइटोक्रोम P450 सिस्टम बॉडी में नॉर्मली भी यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो जैसे ही कोई ऐसी इंस्टेंस आती है जहां पे इसकी जरूरत पड़ती है, तो कोई भी एंजाइम बॉडी में इंड्यूस होता है। इंड्यूस का क्या मतलब होता है? बॉडी में वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। जनरेट कैसे होता है? ऑफ कोर्स एक प्रोटीन है एंजाइम, तो जनरेट कहां से होगा? डीएनए ट्रांसक्राइब होगा इनटू आरएनए, और आरएनए ट्रांसफर इनटू प्रोटीन, और प्रोटीन जब मॉडिफाई होगी, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगी, तो वो एक एंजाइम बनता है, ठीक है। या वो कोई और प्रोटीन बनती है, इस केस में एंजाइम बन रहा है। दैट इज हाउ दे आर इंड्यूस्ड। उसके लिए इंडक्शन ऑफ साइटोक्रोम P450 के लिए, किसी भी एंजाइम के लिए उसका सबस्ट्रेट जरूरी, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ के xenobiotics और ड्रग इंटरेक्शन एक्सप्लेन कर दें, इट स्टिल रिमेन्स। काइंडली जरा मुझे इसको एड्रेस करना है जी। I'm not sure if I'm pronouncing your name right or not. आशना गौहर, काइंडली आपका माइक ऑन है। फिर चैट आ गई, माइक ऑन है आपका, इफ यू वुड लाइक टू। इट्स रिलेटेड टू वारफेरिन, कैसे? अच्छा, आप आशना ये जो भी बात कर रहे हो, ऑलराइट जी। इट्स रिलेटेड टू वारफेरिन, कैसे? अच्छा आशना बेटा, ये देखें आप ना, ये सेंड टू एवरीवन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इस सेंड टू एवरीवन को करें ताकि प्राइवेट नहीं, आपको क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए। इट्स रिलेटेड, वैसे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सब देख ही रहे हैं, सो देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट प्राइवेटली। इट्स रिलेटेड टू वारफेरिन कैसे। जी, वारफेरिन कैसे एक्ट करती है साइटोक्रोम P450? आई हैड अ स्लाइड राइट हियर। हमने देखा था थोड़ा सा इसको। वारफेरिन की बॉडी में आएगी तो वारफेरिन क्या होगा? वारफेरिन एक आपके पास सबस्ट्रेट है, एक क्या है? जीनोबायोटिक है, और ऑफ कोर्स बॉडी में इसमें मेटाबोलाइज होना है, ठीक है। एक जीनोबायोटिक है, ठीक है। जीनोबायोटिक हमारे पास, मैं जो पीछे स्लाइड बताई कि टाइप्स ऑफ जीनोबायोटिक में हमारे पास ड्रग्स भी हो सकती हैं, हमारे पास पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे पास फूड एडिटिव्स भी होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, हमारे पास सो ऑन एंड सो फॉर्थ, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जीनोबायोटिक है। ऑफ कोर्स इसने मेटाबोलाइज होना बॉडी में, ठीक है। इट हैज टू बी मेटाबोलाइज्ड टू रेंडर इट्स इफेक्ट ऑन दी बॉडी, जो इसके इफेक्ट्स हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये ड्रग है, हम खुद देते हैं हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर, तो हम इसके यूजफुल इफेक्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं, लेते हैं, हासिल करते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे हम? कि जब ये बॉडी के अंदर आएगी वारफेरिन, ठीक है, ये सबस्ट्रेट बॉडी में आएगा, तो ये क्या करेगा? ये जो हमारा डीएनए है उसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। एक्टिवेट करने का क्या मतलब होता है कि डीएनए को ऐसे सिग्नल्स भेजेंगे, न्यूक्लियस को ऐसे सिग्नल्स भेजे जाएंगे कि ये यहाँ पे डीएनए का वो पोर्शन जो इस एंजाइम को, वो एलील जो इस एंजाइम को कोड करता है, तो आपको बताया था ना मैंने, इसको अगर इटैलिक में लिखें तो वो टेढ़ा करके लिखे, इस तरह टेढ़ा करके लिखें तो वो आपका एलील, ठीक है। लिखा नहीं जाता टेढ़ा करके मुझसे, एनीवेज, मगर ये आप ध्यान रख लें कि ये एलील जो है इसको इटैलिक में लिखें तो एलील बन जाता है। उस एलील को एक्टिवेट करें, जब एलील एक्टिवेट होगा तो वो होगा ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से बनेगा आरएनए। जब आरएनए बनेगा वो आएगा आपके साइटोप्लाज्म में, और वो होगा ट्रांसलेट और बनाएगा प्रोटीन, ठीक है ना। वो प्रोटीन फिर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में जाएगी, ठीक है।
ये वाला सारा पोर्शन हमारा ऑन्कोजेनेसिस के बाद नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक्स, में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मगर ये भी सिंपल सा देख लें, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में जाएगी और वो अपनी एंजाइम की फाइनल शक्ल में आएगी। वो है ये वाला एंजाइम साइटोक्रोम P2C2। ठीक है, जब ये मार्ज वजूद में आ गया, व्हेन इट is synthesized, this enzyme is synthesized, it will metabolize the warfarin। ठीक है, और ऑफ कोर्स इसके जो फर्दर आगे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको बॉडी में इफेक्ट्स अपने रेंडर करने की इजाजत मिलेगी, मौका मिलेगा। ठीक है, वंस दे आर डन, जब उनका काम खत्म हो जाएगा, वंस दे आर डन, बॉडी उनको एक्सक्रीट आउट कर देगी उन मेटाबोलाइट्स को। ठीक हो गया नहीं? तो फेज वन रिएक्शन में आप लोगों को जिस तरह बताया था ना मैंने कि फर्स्ट फेज वन रिएक्शन के एंड पे क्या होता है, फेज वन के रिएक्शन में के एंड में हमारे पास या तो एक्टिवेशन होगी या हमारे पास इनएक्टिवेशन होगी, एक्टिवेशन ऑफ मेटाबोलाइट एंड इनएक्टिवेशन ऑफ मेटाबोलाइट, या द मेटाबोलाइट्स रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है ना? और फेज टू के एंड पे हमारे पास जो कॉन्सिक्वेंस आता है दैट इज somehow or the other excretion of the metabolites. Alright, hope that answers the question. Does it? Please let me know. Alright जी, thank you very much बेटा, so very nice of you। नहीं बेटा जी, बताइए अब नेक्स्ट शुरू किया जाए। आप लोगों ने तो फीडबैक नहीं दिया मुझे इसका, अपने टेस्ट का फीडबैक दिया करो बेटा। फीडबैक नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा? फीडबैक के बगैर कुछ नहीं चलता। No feedback, no more questions. चलिए जी, लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक। आई होप कि टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। आई होप कि की कोई क्यूरी नहीं रही होगी। I'm gonna last call for the questions of xenobiotics and then I'll start the topic at 10:45 by my watch। 5-10 मिनट का आपको इंट्रो दूंगा बस इसको, ऑन्कोजेनेसिस का। हम देख लेंगे हमने कवर क्या क्या करना है इंशाल्लाह इसके अंदर, और कैसे कैसे क्या कहाँ हम लोग पढ़ते जाएंगे। That would be all for today। One last call for questions। अच्छा, वैसे मुश्किल काम है सर्चिंग करना और साथ में पढ़ाना, एक टाइम पे नहीं हो सकते भाईजान। जी, लास्ट मिनट फॉर योर क्वेश्चंस। नालायकों को फीडबैक दे दो, कितनी दफा कहूंगा, पेपर दिया को फीडबैक दे दो, कुछ नहीं होता। और बुरा जैसा भी है दे दो, अच्छा तो चलो रहने दो, अच्छे को तो मैंने क्या करना, को बुरा फीडबैक को दे दो ताकि मेरी कोताही हो तो आई वुड बी एबल टू मैनेज द नेक्स्ट टेस्ट। आप लोगों के अभी जितने भी टेस्ट हैं फिलहाल तो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था मैंने ही बनाने हैं। देखो लर्निंग जो है ना एक माइंड एफर्ट होती है। मैं अकेला दीवार के साथ सर पीटता रहूंगा तो मेरा सिर फट जाएगा। ठीक है ना? You have to participate somehow or the other। Alright जी, it's 10:45। I'm gonna start my topic। Oncogenesis। After a long time, I changed the style of my slides
अच्छा लगा था मुझे। शायद किताबें देख के किताबें पढ़नी शुरू कर दो। Alright जी, द टॉपिक इज ऑन्कोजेनेसिस। आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मेटाबॉलिज्म ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स प्लस ऑन्कोजेनेसिस, ठीक है। ये जो आपका यूएचएस का टीओएस है उसमें ये इकट्ठे हैं, ठीक है ना। तो 0.5 एससीक्यू है इनका, ठीक है, और अबाउट 3 एमसीक्यूज हैं इन दोनों के मिला के, ठीक हो गया। पोर्शन हम लोगों ने कर लिया, ये हम आज पोर्शन शुरू करने लगे। यूएचएस का कोर्स करिकुलम देख लें प्लीज, जो आप लोगों के पास है, आप लोगों को प्रिस्क्राइब्ड है। इसमें आ जाता है oncogenesis and their role in the carcinogenesis, mechanism of activation of proto-oncogenes, mechanism of action of oncogenes, tumor suppressor genes and oncogenic viruses, genetic basis of disease, important tumor markers and their clinical significance। नाम भी उन्होंने दे दिए कौन कौन से चाहिए उन्हें। कार्सिनो एम्ब्रायनिक एंटीजन, अल्फा फीटोप्रोटीन, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोफिन, कैल्सिटोनिन और प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज। अच्छा, ये आपको ना मिलेंगे, जो आपका टॉपिक है मेडिकल, सॉरी मेडिकल लिख दिया, बायोकेमिकल जेनेटिक्स का आपका टॉपिक होगा आपके यूएचएस के कोर्स के अंदर। उसके अंदर जो आपके पास 8th क्लॉज, 9th क्लॉज और 10th क्लॉज है, वो ये वाला पोर्शन है हमारे पास ऑन्कोजेनेसिस का, जो हम यहाँ पढ़ेंगे। बाकी जो बायोकेमिकल जेनेटिक्स है वो इंशाल्लाह हम इसके बाद शुरू करेंगे ऑन्कोजेनेसिस के बाद, ठीक हो गया जी। ये है आपका यूएचएस का कोर्स करिकुलम। यूएचएस का कोर्स करिकुलम ना हमेशा जरा ये नरेशन में होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आई टेंड टू डिवाइस द टॉपिक्स दैट वी शुड कवर। जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो होंगी डेफिनेशंस, ये जितनी भी अल्फाज हमने भी पीछे देखे हैं इन सबको डिफाइन करेंगे। फिर हम रोल ऑफ ऑन्कोजेनेसिस इन कार्सिनोजेनेसिस को देखेंगे। Then we will have a notion about the mechanism of activation of proto-oncogenes, mechanism of action of oncogenes, ठीक है, activation of proto-oncogenes and action of oncogenes. Then we will go to the genetic basis of disease. Then we will go to the tumor markers and their clinical significance। और जो 5 इन्होंने लिखे हैं यहाँ पे वही 5 हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो वैसे तो ट्यूमर मार्कर्स की बहुत लंबी लाइन है, एक इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नाम सबके बता दूंगा, ठीक है, लेकिन डिटेल में जो हम स्टडी करेंगे वो ये है कार्सिनो एम्ब्रायनिक एंटीजन, अल्फा फीटोप्रोटीन, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोफिन और कैल्सिटोनिन और प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज, ठीक हो गया। सो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द टॉपिक वी विल लर्न ऑल दीस थिंग्स इंशाल्लाह। आपके रिसोर्सेज हार्पर 30th एडिशन में चैप्टर 56 है, ठीक है। ऑफ कोर्स अगर किसी के पास हार्पर 30th एडिशन नहीं है, 31st to 32nd एडिशन है, तो जो चैप्टर का नाम है दैट इज कैंसर एंड ओवरव्यू। और जी ये वाला चैप्टर देख लीजिएगा, जो सी भी आपके पास एडिशन है उसके अंदर आपको इसका सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा इजीली, ठीक हो गया जी। लेट मी गो हैव अ लुक, वेटिंग में तो नहीं है, ये ना जरा मसला होता है, अभी साथ साथ देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आईटी वाले हमारे इसको देख लेंगे। यस, देखा ना, मीटिंग चल रही थी। नहीं जी, हमारा जो पहला टॉपिक है कवर करने का वो हम शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट प्रोबेबली हम सिर्फ यही टॉपिक कवर करेंगे आज, डेफिनेशंस का, एंड विल बी डन विद इट। उम्मीद तो मुझे है कि विल बी डन। डेफिनेशंस में हमने जो डेफिनेशंस पढ़नी है वो है प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, 3 किस्म के जीन है, ठीक है। कैंसर क्या होता है, काफी कॉमन टर्म है, हम सुनने में बड़ी देर से आती है हमें। कार्सिनोजन क्या होते हैं, कार्सिनोजेनेसिस क्या होती है, और ऑन्कोजेनेसिस वायरसेस क्या करते हैं, क्या होते हैं।
जी ये वो टर्म्स हैं जो इस टॉपिक में कंटिन्यूसली यूज होंगी। कुछ टर्म्स जिस तरह ट्यूमर सप्रेसर जीन था और ऑन्कोजेनिक रेसेस, ये तो आपके कोर्स करिकुलम का हिस्सा है कि आपको इनके बारे में बताना है जी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट these four definitions. सबसे पहले प्रोटो ऑन्कोजीन्स। These are normal genes. I will put some emphasis there. These are the normal genes that encode growth stimulating proteins. ठीक है, यानी कि जो ग्रोथ को स्टिमुलेट करती हैं, इंक्रीज करती हैं ग्रोथ को, ठीक है, ऐसी प्रोटीन्स को ये इंकोड करता है, ये जीन्स इंकोड करती हैं। नॉर्मल जीन्स होते हैं, ऑफ कोर्स हमने बचपन से लेके बुढ़ापे तक ग्रोथ करनी होती है, हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है, एटलीस्ट जवानी तक तो होती है, ठीक है। तो उसके लिए जो प्रोटीन चाहिए होती है उनको ये प्रोटोऑन्कोजीन्स इंकोड करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑन्कोजीन्स, क्योंकि ये नाम में देखें प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? दीज आर जनरेटेड बाय द एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स। अच्छा, अभी यहाँ पे थोड़ी एक चीज देखने वाली है। नॉर्मली राइट हियर, नॉर्मली बॉडी में ये एक्टिवेट हो रहे होते हैं, ठीक है, नॉर्मली बॉडी में ये एक्टिवेट हो रहे होते हैं, ठीक है। ये एक्टिवेट होती है तो ग्रोथ होती है ना, ये एक्टिवेट होते हैं तो ये ग्रोथ स्टिमुलेटिंग प्रोटीन्स मार्ज वजूद में आती हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड, ठीक है। लेकिन इसका एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका एक फीडबैक मैकेनिज्म भी है, दैट इज ट्यूमर सप्रेसिव जीन, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसिव जीन क्या करते हैं? इस ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी, तो ये बैलेंस में रहता है। लेकिन जब हम ऑन्कोजीन की बात करते हैं तो ऑन्कोजीन का मतलब ये होता है कि ये ये एक्टिवेट करवाते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स को, ठीक है। और जब ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि इसकी जो ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो बैलेंस में नहीं आ सकता प्रोटो ये ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स के साथ, इसके साथ बैलेंस में नहीं आ सकता। जब इसके साथ बैलेंस में नहीं आ सकता तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना, दैट इज योर ऑन्कोजीन्स, ठीक हो गया जी। एन ऑल्टर्ड जीन, ये नॉर्मल जीन था, ये ऑल्टर्ड जीन है ऑन्कोजीन। एन ऑल्टर्ड जीन हुज प्रोडक्ट act in a dominant manner to accelerate cell growth or cell division, ठीक हो गया। प्रोटो ऑन्कोजीन is a normal gene, oncogene is an altered gene. Then comes cancer. Cancers को हम neoplasm भी कहते हैं, ठीक है। The neoplasms refer to any abnormal new growth of the tissue. It may be benign or malignant. Benign का मतलब होता है restricted, malignant का मतलब होता है non-restrictive, ठीक है। The term cancer is usually associated with malignant tumors. कैंसर को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, abnormal growth of normal cells. कैंसर की ये भी एक डेफिनेशन है, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ नॉर्मल सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स। ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स encode the proteins that normally suppress cell growth, ठीक है। ये भी नॉर्मल जीन्स होते हैं, ठीक है, ये भी नॉर्मल जीन्स है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोटोऑन्कोजीन क्या करते हैं? ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये ट्यूमर सप्रेसिव जीन की आप डेफिनेशन देखें तो ये क्या कर रहे हैं? सप्रेस सेल ग्रोथ, ये ग्रोथ को सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस में रहते हैं। ये नॉर्मल फिनोमेना है बॉडी का कि प्रोटोऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसिव जीन एक दूसरे के साथ बैलेंस में रहेंगे, बैलेंस में रहेंगे तभी काम चलेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे ये ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स बहुत ज्यादा ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं और प्रोटोऑन्कोजीन जितनी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं उतना करते हैं, तो क्या होगा? ग्रोथ बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। जो अदर केस था वो ये था कि प्रोटोऑन्कोजीन अगर ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ट्यूमर सप्रेसिव जीन आपके पास सिर्फ एक अपनी जो लिमिटेड उसकी सप्रेशन है ग्रोथ की वो कर रहा होता है, तो आपके पास क्या होगा? ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, ठीक है जी।
All right, time 5 minutes. प्रोटॉन को जीन्स क्या थे? नॉर्मल जीन्स that stimulate growth proteins. ये कन्वर्ट होते हैं ऑन्कोजीन्स के अंदर, ठीक है, थोड़ी बहुत चेंज होती है उनमें, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करवा देते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स हैं जो क्या काम करते हैं? दिस सप्रेस सेल ग्रोथ। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो सप्रेस करते हैं ग्रोथ को, अगर वो इनएक्टिवेट हो जाए तो क्या होगा? ट्यूमर सप्रेसर जीन का अपना काम क्या है कि वो ग्रोथ को सप्रेस कर रहे हैं, ग्रोथ को कम कर रहे हैं। अगर ये इनएक्टिव हो गए तो इसका क्या मतलब होगा कि ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। So the activation of proto-oncogenes into oncogenes and the suppression of tumor suppressive genes result in the exponential increased rate of growth that leads to cancer. With this point, I'm going to stop my lecture. इंशाल्लाह जो बाकी डेफिनेशंस रह गई हैं, कार्सिनोजन, कार्सिनोजेनेसिस, ऑन्कोजेनिक बायसेस, हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, डे आफ्टर टुमारो। टुमारो वी डोंट हैव बायोकेमिस्ट्री लेक्चर, डे आफ्टर टुमारो at 11 o'clock we will continue this from here. If you have any questions, please go ahead, ask them away. I have good 3 minutes left. I don't want to get indulged into further discussion of the topic. वैसे भी मैं समझ सकता हूँ आप लोग कितने सैचुरेट होके आए हो, है ना? नहीं जी, सईद अजीज साहब आप भी तशरीफ ले हैं। Does anybody have any question? चैट में आया हुआ कुछ? सर समझ आ गया है, कल पूछेंगे क्वेश्चन, पढ़ के नहीं। तो बात नहीं बेटा, आप पढ़ के आए, अच्छे से पढ़ के आए। आई वुड रियली लाइक टू आंसर द क्वेश्चंस। अभी जो रेगुलर टॉपिक्स मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ पीछे, सिर्फ एक मेरे ख्याल से अगर ट्यूमर सप्रेसिव जीन ज्यादा हो जाए तो ग्रोथ सप्रेस होगी, बिल्कुल होगी। अगर ट्यूमर सप्रेसिव जीन ज्यादा एनहांस हो गए हैं, ज्यादा ही अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो इसका मतलब है कि वो ऐसी प्रोटीन्स बना रही हैं जो ग्रोथ को सप्रेस कर रही हैं। और अगर वो ऐसी प्रोटीन्स बना रहे हैं ज्यादा जो ग्रोथ को सप्रेस कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि जी ग्रोथ रुक जाएगी। तो कैंसर तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स है। हाँ जी, कैंसर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो मैंने कैंसर वाली स्लाइड में बताया, उसमें ये मैंने बताया कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो सप्रेस करते हैं ग्रोथ को, अगर वो रुक जाते हैं ना, कम कर देते हैं, उनकी वो जो सप्रेशन की पावर है, उनकी वो जो ग्रोथ को रोकने की पावर है वो कम हो जाती है, तो ग्रोथ इंक्रीज होना शुरू हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट होते हैं, और ऑन्कोजीन्स जो आपकी ग्रोथ को एनहांस करवा रही है। जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का वो तो खत्म हो गया ना ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिवेट होने की वजह से। सो दैट इज व्हाट हैपेंस, ठीक है। बाकी अभी 1 मिनट है मेरे पास। बाकी इंशाल्लाह अगर ये नहीं भी हुआ तो कल दोबारा पूछ लीजिए। आई थिंक इट आंसर्स द क्वेश्चन, शायद टाइम की कमी की वजह से, और मैं जल्दी तो नहीं गया इस चीज के अंदर कि मैं जल्दी कर लूं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना जरूरी है कैंसर के लिए, ठीक है। कि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म क्या है अगेंस्ट कैंसर। हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स। ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। अगर ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स हो ही ना बॉडी के अंदर, तो वो तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स ही आपकी जान मार देंगे, कॉन्टिन्यूसली आपको तंग करते रहेंगे, इतनी ज्यादा ग्रोथ कर देंगे जिसकी हद कोई नहीं है। इसकी मेरे पास आगे एक बहुत प्यारी स्लाइड है, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट। ले जी, माय टाइम इज अप, आई एम गोना साइन ऑफ, see you day after tomorrow at 11 a.m. Allah Hafiz.